डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है ला सीतेलिए प्रिंसिपल, जिसको आप 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है और उसमें आज का टॉपिक है ला सीतेलिए का सिद्धांत, जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और 10वीं 11वीं 12वीं में आपने ये इसके बारे में खूब पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम ये आपको समझाना उचित समझेंगे। अब तक आपने 2-3 वीडियो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा, साम्य अवस्था के बारे में आप पूरी तरह जान गए हो। साम्य अवस्था पर मान लीजिए कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में A + B C + D, ये साम्य अवस्था में कोई अभिक्रिया है। इस साम्य अवस्था पर ताप, दाब और सांद्रता परिवर्तित कर दिया जाए तो साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन सर्वप्रथम ली सेटेलियर ने 1885 में किया। अब तक तो आपने पढ़ा कि साम्य अवस्था है। इस साम्य अवस्था पर यदि इस अभिक्रिया का ताप चेंज कर दिया जाए, दाब परिवर्तित कर दिया जाए या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता परिवर्तित कर दी जाए, तो साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। अब ला सीतेलिए का प्रिंसिपल क्या है, सभी जानते हैं। यदि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य अवस्था उस दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगी जिस दिशा में या जिस ओर परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। यह हमने लिख भी रखा है। यदि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य अवस्था उस दिशा की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, खिसक जाएगी जिस ओर परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। ओके, अर्थात जिस ओर यदि ताप बढ़ाए तो परिवर्तन का प्रभाव किधर नहीं होगा, कम ताप की ओर। तो साम्य अवस्था किधर खिसक जाएगी, कम ताप की ओर। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो साम्य अवस्था किधर खिसक जाएगी, कम दाब की ओर। अर्थात यदि दाब में वृद्धि की जाए तो साम्य अवस्था कम दाब की ओर विस्थापित हो जाएगी, ये मैं बता चुका हूं। यदि ताप में वृद्धि की जाए तो साम्य अवस्था कम ताप की ओर विस्थापित हो जाएगी। क्लियर? यदि सांद्रता में वृद्धि की जाए तो साम्य उस ओर खिसक जाएगा, विस्थापित हो जाएगा जिस ओर उस पदार्थ की सांद्रता कम हो। रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ा देंगे तो साम्य किधर खिसक जाएगा, अग्र अभिक्रिया की ओर खिसक जाएगा। यदि प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा देंगे तो साम्य पश्च अभिक्रिया की ओर खिसक जाएगा। ये बातें हम आपको इस टॉपिक में पढ़ाने जा रहे हैं। उदाहरण लेते हुए, फॉर एग्जाम्पल के लेते हुए हम इन तीनों ही प्रभावों का साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव होता है, ताप, दाब और सांद्रता का, उसका अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता का साम्य अवस्था पर कब और कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में सोचेंगे। तो हम एक उदाहरण लेंगे। एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, N2 + 3H2
ये पॉपुलर एग्जांपल है 2NH3। क्लियर? ये अमोनिया बन रही है N2, 1 मोल N2 और 3 मोल H2 मिलकर 2 मोल क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। अब यदि इस अभिक्रिया में N2 या H2 की सांद्रता में वृद्धि कर दी जाए या NH3 अमोनिया उत्पाद की सांद्रता में कमी कर दी जाए तो साम्य किस ओर विस्थापित हो जाएगा? अग्र अभिक्रिया की ओर विस्थापित हो जाएगा। पुनः सुन लीजिए, रिएक्टेंट की सांद्रता N2 की सांद्रता बढ़ा दी जाए या H2 की सांद्रता बढ़ा दी जाए या फिर अमोनिया की सांद्रता कम कर दी जाए तो साम्य अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। क्लियर? यदि अमोनिया की सांद्रता बढ़ा दी जाए या N2 या H2 की सांद्रता कम कर दी जाए तो साम्य किधर खिसक जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर खिसक जाएगा। क्लियर? इसका तो तात्पर्य क्या है? यदि हम रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ा दें, रिएक्टेंट की या उत्पाद की सांद्रता घटा दें तो साम्य अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और यदि ध्यान दीजिए उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दें या रिएक्टेंट की सांद्रता कम कर दें तो साम्य पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से सांद्रता के प्रभाव को समझा सकते हैं कि ये उदाहरण लेकर यदि रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ा दें तो साम्य किधर खिसक जाएगा? अग्र दिशा की ओर खिसक जाएगा। और हम प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा दें तब साम्य पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण लेकर हमने समझाया। अब कंक्लूजन यही है, यदि रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ा दे या उत्पाद की सांद्रता कम कर दे तो साम्य अवस्था अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगी। और यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दे या रिएक्टेंट की सांद्रता कम कर दे तो साम्य पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। ये इस टॉपिक में हमने आपको समझाया किस तरह से सांद्रता का प्रभाव साम्य पर पड़ता है। दूसरा जो प्रभाव है हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम आपको जो समझाने जा रहे हैं सेम यही उदाहरण लेंगे, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस ताप के प्रभाव को हम दो तरह से देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले लेते हैं हम एक उदाहरण लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों पर अलग अलग पड़ता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर ताप का प्रभाव अलग पड़ता है और एंडोथर्मिक पर अलग पड़ता है। शेष यही एग्जांपल लेंगे यहां N2 प्लस 3H2 2NH3 प्लस 22,400 कैलोरी। उष्मा मुक्त होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
यदि इसका ताप बढ़ा दिया जाए, ताप में वृद्धि की जाए, इस अभिक्रिया के ताप में वृद्धि कर दी जाए तो साम्य पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होगा। इस तरह से हम उदाहरण समझाएंगे। ध्यान दीजिए इधर 3x2 2NH3 22,400, तो साम किधर खिसक गया? पश्चिम की ओर। तो साम्य पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होगा। ओके, हमने ये दिखाया है साम किधर खिसक गए, तीर का चिन्ह एक छोटा एक बड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होगा। कब इस प्रकार की जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका यदि ताप बढ़ा दें तो साम बैकवर्ड दिशा की ओर चला जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर चला जाएगा। यदि ताप में कमी कर दें तो साम्य किधर चलेगा? अग्र दिशा, साम्य अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगा। उदाहरण N2 प्लस 3H2 2NH3 प्लस 22,400 लिख ही देंगे तो साम कितना हो जाएगा? अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। क्लियर? पुनः सुन लीजिए, इस प्रकार की जो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, क्योंकि एक्सोथर्मिक ऑलरेडी क्या होती है, उष्मा मुक्त होती है, इसलिए इसका ताप बढ़ाना फायदेमंद थोड़ी रहेगा। ताप बढ़ाने से क्या होगा? उत्पाद रिएक्टेंट तरफ बदल जाएगा, अर्थात अभिक्रिया बैकवर्ड चलने लग जाएगी, पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाना फायदेमंद नहीं है। जब ताप कम कर दें, ताप घटा दें, तब उत्पाद अधिक बनेगा। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए ताप घटाना फायदेमंद है, क्योंकि साम्य अग्र दिशा की तरफ विस्थापित होता है। इस प्रकार से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि हम एंडोथर्मिक की बात करें तो इससे ठीक उल्टा आएगा। एंडोथर्मिक की बातें करें तो ध्यान दीजिए, हम एक उदाहरण लेकर समझाएंगे। हम बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ध्यान दीजिए, एक उदाहरण लेंगे N2 प्लस O2 2NO, ताप में वृद्धि कर दें। यदि ताप बढ़ाए एंडोथर्मिक अभिक्रिया का N2 प्लस O2, तो साम्य किधर खिसक जाएगा? सॉरी, तो इसके लिए एंडोथर्मिक अभिक्रिया का साम्य इधर खिसक जाएगा, 2NO 43,200 कैलोरी। यदि ताप कम कर दे
तो क्या होगा, साम्य की तरफ खिसक जाएगा। चलो इस उदाहरण को मैं और एक तरह से समझा रहा हूं। एंडोथर्मिक सॉरी एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक अभिक्रिया है, उष्माशोष्य अभिक्रिया है। हिंदी में बता देता हूं, उष्माशोष्य अभिक्रियाओं में यदि ताप बढ़ाएं तो साम्य अग्र दिशा की तरफ विस्थापित हो जाएगा। कैसे की तरफ विस्थापित हो जाएगा, अग्र दिशा की तरफ विस्थापित हो जाता है, अर्थात उत्पाद अधिक बनेगा। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाना फायदेमंद है, क्योंकि उत्पाद की मात्रा अधिक हो जाएगी, अधिक बनेगा। यदि इस अभिक्रिया में ताप घटाएं तो साम्य पश्चिम दिशा की तरफ विस्थापित हो जाता है, अर्थात अभिक्रिया बैकवर्ड की ओर चलना आरंभ हो जाएगा। तो ये था ताप का प्रभाव एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में ताप घटाना फायदेमंद है। यदि ताप कम करेंगे तो साम्य अग्र दिशा की तरफ विस्थापित हो जाएगा और उत्पाद अधिक बनेंगे, अमोनिया अधिक बनेंगे सुधार। और एंडोथर्मिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाना फायदेमंद है, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होगा, साम्य अग्र दिशा की तरफ विस्थापित होगा और उत्पाद अधिक बनेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को ताप बढ़ाना फायदेमंद है। कैसी अभिक्रियाओं के लिए, एंडोथर्मिक अभिक्रियाओं। ये नीट में पूछा जाता है, कई जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कब ताप बढ़ाना फायदेमंद है, कब किन अभिक्रिया में ताप घटाना फायदेमंद है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहां ताप घटाना फायदेमंद है। ताप घटाने से साम्य अग्र दिशा की तरफ विस्थापित होता है और उत्पाद अधिक बनता है। एंडोथर्मिक अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाना फायदेमंद है, क्योंकि साम्य ताप बढ़ाने से अग्र दिशा की ओर विस्थापित होता है और उत्पाद अधिक बनता है। क्लियर। अब हम आपको पढ़ाएंगे ताप का प्रभाव। इनको मिटा देता हूं मैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम सोचेंगे। तो दाब का प्रभाव के लिए हम ज्यादातर बातें गैसीय अभिक्रियाओं के लिए करते हैं, क्योंकि दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पर ज्यादा पड़ता है। और गैसीय अभिक्रियाएं भी इस प्रकार की गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में अंतर हो। जिन गैसीय अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर है वहां दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का प्रभाव ऐसी गैसीय अभिक्रियाओं में पड़ता है जहां अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वहां दाब का प्रभाव पड़ता है। अब हम एक उदाहरण लेंगे, ध्यान दीजिए इस अभिक्रिया पे। H2 प्लस I2 2HI, एक सिंपल सी अभिक्रिया है, इस पर ध्यान दीजिए। 1 मोल 2 मोल, यहां 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, 2 मोल ये। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस प्रकार की। दाब चाहे बढ़ाएं या घटाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ रिएक्टेंट के 2 मोल है तो उत्पाद के भी 2 मोल। मैं बता चुके
जिन गैसीय अभिक्रियाओं में अभिकार और उत्पाद का अणु संख्या समान है और दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, अब हम एक और अभिक्रिया पर ध्यान देंगे, हम मुख्य रूप से जो बार बार आपसे पूछी जाती है, N2 + 3H2। ध्यान दीजिए, 2NH3। यहां कितने मोल हैं रिएक्टेंट के और कितने मोल हैं प्रोडक्ट के? 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। अब समझ रहे हो ना? यहां रिएक्टेंट के 4 मोल है, उत्पाद के 2 मोल, अर्थात 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर 2 मोल अमोनिया बनाते, उत्पाद बनाते। तो यहां क्या होगा? दाब का प्रभाव किधर होगा? यदि दाब में वृद्धि कर दी जाए तो साम्य अवस्था कम दाब की ओर स्थापित हो जाएगी। तो यहां दाब बढ़ाएंगे तो साम्य अग्र दिशा की तरफ स्थापित हो जाएगी, अर्थात अमोनिया अधिक बनेगी। यहां दाब बढ़ाना फायदेमंद है, उत्पाद अधिक बनेंगे। पुनः सुन लीजिए, 1, 3, 4 मोल और ये 2 मोल, 4 मोल रिएक्टेंट्स मिलकर 2 मोल उत्पाद बना रहे। तो यहां दाब बढ़ाएंगे तो कितना होगा? साम उस दिशा में विस्थापित, जहां कम दाब की ओर विस्थापित हो जाए। दाब इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो दाब बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर चलेगी, अर्थात अमोनिया अधिक बनेगी। दाब बढ़ाना फायदेमंद है ऐसी अभिक्रियाओं में। क्लियर? अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, PCl5 PCl3 + Cl2। क्लियर? इस अभिक्रिया के लिए देखिए आप 1 1 1 मतलब 2 मोल 1 मोल। ऐसी अभिक्रिया के लिए यहां 1 मोल PCl5 रिएक्टेंट 2 मोल उत्पाद बना रहे हैं, 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2, अर्थात अणु की संख्या बढ़ रही है। तो यहां दाब बढ़ाएंगे तो साम्य किधर खिसक जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। किधर हो जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में यदि हम दाब बढ़ा दें तो साम्य रिएक्टेंट तरफ विस्थापित हो जाता है, पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए दाब बढ़ाना फायदेमंद नहीं है, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए दाब घटाना फायदेमंद, और ऐसी अभिक्रियाओं के लिए दाब बढ़ाना फायदेमंद। तो ये उदाहरण देख लीजिए आप, 2 उदाहरण दिए। यहां अमोनिया कब ज्यादा बनेगी? जब दाब बढ़ाएंगे। तो दाब बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ेगी। यहां दाब बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा की नहीं आएगी, दाब किधर कम है? इधर कम है। इसलिए PCl5 जैसी अभिक्रियाओं के लिए दाब घटाना फायदेमंद है, और जो ये अमोनिया बनती है NH2 3NH2, यहां दाब बढ़ाना फायदेमंद है। दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उत्पाद अधिक बनेगा। तो दाब बढ़ाना फायदेमंद है, इस अभिक्रिया में दाब घटाना फायदेमंद है। तो किस तरह से साम्य विस्थापित होता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन जेईई मेन, नीट,
कंपटीशन, सभी में लगभग क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। यदि कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट टाइप बनता है तो इसमें से मुख्य रूप से पूछ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहे वो भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब। विस्तृत अध्ययन के लिए मोना प्रकाशन की पुस्तकें पढ़िए, जो अलवर से प्रकाशन होता है, जिनका सभी केमिस्ट्री की बुक्स मिलती है। कृपया मंगाकर उनके पढ़िए, आप विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। केमिस्ट्री बहुत ही जिए, घबराने की कोई बात नहीं, हंसिए, मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच।